नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों की जहां प्रचार में फजीहत चल रही है तो वहीं रूठे नेताओं को मनाना भी पार्टियों के लिए बड़ा टास्क बना हुआ है। इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया और आपको बता दें कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 2,000 रुपए हर महीने से लेकर के 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। यहां तक कि 2 लाख सरकारी नौकरी देने की भी बात की गई है। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून की बात से लेकर गरीबों को मकान दिलाने तक के वादे किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस 2 फेज में इस घोषणा पत्र को जारी करेगी। दिल्ली के बाद से चंडीगढ़ में भी इसे जारी किया जाएगा। लेकिन खबर यह भी है कि संकल्प पत्र जारी करने के दौरान कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला शामिल नहीं हुए। उधर कांग्रेस नेता शमशेर गोगी और नीरज शर्मा के बयान ने भी तहलका मचा रखा है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इन वादों और गारंटियों की तुलना चाइनीज खिलौनों से कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में इस बार इस बिल को पेश करेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जो निर्णय कर रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। देश के अंदर लगातार चुनाव होते रहते हैं। एक तो विकास की गति बाधित होती है, दूसरा लोगों के काम नहीं होते और लगातार लोग चुनाव की प्रक्रिया में ही फंसे रहते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे खर्चा भी कम होगा, विकास की गति भी देश के अंदर बढ़ेगी। हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज हरियाणा के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसको उन्होंने गारंटी का नाम दिया है। कहा यह गया है कि कांग्रेस ने 7 गारंटी दी और 15 वायदे किए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौने की तरह है, जो जल्दी टूटती है, और वायदा ये तोड़ने में तो कांग्रेस का महारत ही है। जो पुराना गाना है कि वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा सीधा सादा, हरियाणा की और देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, धोखा देने के लिए, छलावा करने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को महारत हासिल है। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, हमारे लिए तब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। बुड्ढा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेजते हो 2,000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जागान से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा, वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाके मैं 10-20-50 वोट आने का भी हिस्सा होगा। और जब सरकार के अंदर संघ का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे। अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बढ़ने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी।
और चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि वो 7 वादे कांग्रेस के कौन कौन से हैं जिसको लेकर के उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है। तो पहले वादे की बात करते हैं। हर महीने 2000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। ये सबसे पहला वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। और महिलाओं के लिए ही दूसरा वादा किया गया है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर वो महिलाओं को देंगे। यानी महिलाओं के लिए ये 2 पॉइंट दर्शाए गए हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिनको कांग्रेस ने करने का वादा दिया है। और दूसरा जो वादा है उसमें 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, ऐसा वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इसी के साथ ही 6000 रुपए दिव्यांग पेंशन देने की बात भी कही गई है। यानी 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे और 6000 रुपए दिव्यांग जो लोग हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी प्रति माह। और 6000 रुपए विधवा पेंशन भी दी जाएगी। यानी हर महीने जो पेंशन दी जाएगी, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, 6000 रुपए की राशि हर महीने इन लोगों के खाते में दी जाएगी। उधर जो तीसरा वादा कांग्रेस ने किया अपने मैनिफेस्टो में, भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्ती, यानी 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में किया है। ये जो घोषणा है, ये तीसरा जो वादा है, ये युवाओं के लिए किया गया है। वहीं नशा मुक्त हरियाणा की बात कही गई है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। ये जिक्र तीसरे वादे के जरिए किया गया है। वहीं चौथे वादे का जिक्र अगर करें तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है प्रदेश भर में। यानी कांग्रेस की सरकार आती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज लोगों का कराया जाएगा। तो ये चौथा वादा है कांग्रेस ने जिसका जिक्र अपने मैनिफेस्टो में किया है। अब 5वें वादे की बात कर लेते हैं। 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा गरीब लोगों को। यानी जो लोग गरीब हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उन्हें ये 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा। और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों के मकान के लिए बनाने के लिए, यानी 3.5 लाख रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्हें 2 कमरों का मकान बनाना है, यानी गरीब लोगों के लिए। और छठे वादे की चलिए आप बात करते हैं। एमएसपी गारंटी कानून, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा के अंदर कहें चाहे देश के अंदर कहें, किसानों को लेकर। तो इस वादे के जरिए किसानों को भुनाने की कोशिश की गई है। तत्काल फसल मुआवजा, यानी किसी की फसल को कोई डैमेज होता है, अतिवृष्टि से खराब होती है, तो तत्काल फसल मुआवजा देने की बात भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में कही गई है। अब 7वें वादे की बात कर लेते हैं। 7वां और आखिरी वादा, जातिगत सर्वे करवाने की बात कही है। ये मुद्दा भी फिलहाल बहुत गरमाया हुआ है। तो जातिगत जनगणना करने की, सर्वे करने की बात कही गई है। और क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको 10 लाख करने तक की इस घोषणा पत्र में बात की गई है। तो ये 7 गारंटियां हैं और हर महीने 2000 रुपए देने की जो बात है वो महिलाओं के लिए पहले वादे के तहत की गई है, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो ये वो 7 गारंटियां हैं, ये वो 7 वादे हैं जो कांग्रेस ने इस बार हरियाणा चुनाव से पहले किए हैं। अपना मैनिफेस्टो जब जारी किया तो इन 7 वादों को करते हुए कांग्रेस नजर आई है। तो 7 वादे हमने आपको बारी बारी से दिखाए किस तरीके से इस बार हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें 7 वादों पर फोकस किया गया है। उसमें महिला वर्ग को भी साधने का प्रयास किया गया है, युवा वर्ग को भी साधने का प्रयास किया गया है और इसी के साथ ही नौकरी से लेकर के महिलाओं के लिए घोषणा की गई। नौकरी में 2 लाख सरकारी पदें भरने की घोषणा की गई और तमाम सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो इसमें की गई हैं। गरीब लोगों को मकान देने का वादा किया गया है, 100 गज के प्लॉट बांटने की बात कही गई है, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों के मकान के लिए राशि देने की बात कही गई है, जातिगत सर्वे करवाने की बात कही है और सबसे बड़ी बात जो है किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की भी बात कही गई है इन वादों के तहत। और दिल्ली में ये मैनिफेस्टो जारी किया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस मैनिफेस्टो को दूसरी बार जब लागू किया जाएगा तो वो चंडीगढ़ में किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस मैनिफेस्टो को दिल्ली में लागू किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये भी खटक रही है कि इसमें तमाम सारे लोग मौजूद रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे, उदय भान मौजूद रहे, इसके अलावा कई और कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के शामिल नहीं होने पर अब इसको बीजेपी एक मुद्दा बना रही है और कह रही है कि इस तरीके से उनका शामिल न होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस में अभी भी जो है गुटबाजी के संकेत दिख रहे हैं। उधर कांग्रेस के 2 बड़े नेता विधायक समेत बयान देते हैं जिसमें नौकरी को लेकर के बयान दिया जाता है और इसमें यह भी कहा जाता है कि पर नौकरी 50 वोटों के हिसाब से जितने ज्यादा वोट मिलेंगे उतनी ज्यादा नौकरी दी जाएगी। इस तरीके के बयान जो है कांग्रेस के विधायक देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के भी बीजेपी जो है यहां पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तो ये बयान क्यों दिए गए, क्या इसके पीछे का कारण था, इन सभी तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे हम। नौकरी को लेकर के पहला बयान कांग्रेस के विधायक द्वारा दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने ज्यादा वोट होंगे उतनी ज्यादा नौकरियां होंगी। हुड्डा साहब 2 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं और 2000 तो इसमें मेरे ही अंडर है, तो इसलिए 50 वोट
वोट पर नौकरी दी जाएगी, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आए। और उधर जो है अपनों का घर भरने की और अपने रिश्तेदारों का घर भरने की बात कहते हुए भी नजर आए हैं कांग्रेस के नेता। तो कई सवालिया निशान खड़े होते हैं ऐसे बयानों को लेकर। लेकिन एक बड़ी और खबर आज की थी जिसको लेकर के आज के इस मसले में हम चर्चा करेंगे, वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है, जिसको लेकर के अब जो है प्रस्ताव पारित हुआ है। उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट में और अब ये कहा जा रहा है कि जो अगला सत्र होगा, शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में, इस बारे में सरकार बिल पेश करेगी। इससे पहले जो समिति गठित की गई थी उसने रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद से आज कैबिनेट की मंजूरी इस बिल को मिल गई है और आने वाले समय में ये सत्र में यानी संसद में पेश किया जाएगा, ऐसी खबर आज निकल करके सामने आई। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ेंगे। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर फिर से डाल लेते हैं उन 7 गारंटियों पर जो आज कांग्रेस ने जारी की है अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में। जिन 7 बड़े वादों को लेकर के कांग्रेस हरियाणा में आने की बात कर रही है कि अगर हम हरियाणा में आए, हमारी सत्ता बनी, तो हम इन 7 वादों पर फोकस करेंगे और इन 7 वादों को पूरा करेंगे। इन गारंटी को लागू करने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पहला जो वादा है वो महिलाओं के लिए किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हर महीने 2000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, यानी उनके खाते में हर महीने एक तरीके से महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की गई है महिलाओं के लिए। हालांकि इस तरीके की घोषणा इससे पहले बीजेपी भी कर चुकी है और बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार भी है। संभवतः कहा यह भी जा रहा है कि 1 से 2 के दिन के अंदर बीजेपी का घोषणा पत्र भी आ जाएगा। लेकिन अभी जो ये 7 वादे हैं ये कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। इसमें जो दूसरा वादा है वो एक तरीके से पेंशन को लेकर के है, जिसमें 6000 रुपए प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन देने की बात की जा रही है। 6000 रुपए दिव्यांग पेंशन देने की बात की जा रही है प्रति महीने और 6000 रुपए विधवा पेंशन देने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। उधर तीसरे वादे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये युवाओं के लिए वादा किया गया है, जिसमें भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरियां यानी 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है कि प्रदेश भर में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और नशा मुक्त हरियाणा बनाया जाएगा। और उधर चौथे वादे की जब बात करते हैं तो ये 300 यूनिट फ्री बिजली देने को लेकर के है। तो ऐसे ही 7 वादे जो है वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किए हैं। और चलिए अब इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। रमन सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली तोमर जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वीरेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगी रमन जी आपसे, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आवाज आपकी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है रमन जी? जी आपकी आवाज है। ठीक है, पहला सवाल आप ही से ले लेती हूँ। घोषणा पत्र आपने जारी किया, 7 गारंटियां आपने दी है, 7 वादे आपने किए हैं, तो क्या लग रहा है कैसे आप इससे प्रदेश की छवि बदलेंगे? क्या वाकई में ये घोषणा पत्र आप पूरे कर पाएंगे? क्योंकि इस तरीके की घोषणाएं हर साल चुनाव के समय में तो पार्टियां कर देती है और दूसरी तरफ बीजेपी इसको बता रही है कि ये चाइनीज खिलौना है और आपके वादे होते ही टूटने के लिए हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहती हूँ, आज हमने जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है वो हमने हरियाणा के हर कोने से किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी की आवाज सुनने के बाद उसको जारी किया है। वो एक मत बात है, क्योंकि आप सबसे पहले देखो परिवारों के लिए समृद्धि, हर परिवार को खुशहाली, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हमने जो वादा किया है वो उससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। 25 लाख तक का जो चिकित्सक हमने उपचार की आज घोषणा की है वो पहले हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री जी गहलोत जी राजस्थान में इस बात को कर चुके हैं। हमने उससे एक कदम आगे बढ़ के जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए घोषणा की है कि जो भी 18 से 60 साल तक की महिला है उसको हम 2000 रुपए पर महीने देंगे। ये एक मत बात है। उसके बाद महिलाओं का जो सबसे बड़ा हमेशा से एक रसोई को लेकर रहता था कि हमने जो घोषणा की है 500 रुपए जो सिलेंडर की आज बात कही है वो भी हम बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ आगे बढ़े, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना हो, उसमें हमने 6000 वृद्धावस्था पेंशन की है, 6000 विकलांगता पेंशन की है, 6000 विधवा हमारी बहनों के लिए हमने पेंशन की आज जो घोषणा की है।
पुरानी पेंशन ओपीएस लागू होगी, ये भी हमने एक मत बात की। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि मैं खुद एक ओबीसी समाज से आता हूं, पिछड़े वर्ग के लिए जो अधिकार हैं, जाति जनगणना कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। क्रीमी लेयर सीमा 10 लाख तक बढ़ाना है, लेकिन उससे एक कदम आगे ज्योति जी, जो बहुत ही प्रमुख सवाल और जवाब दोनों बन के हरियाणा में रह गए थे, मैं उस पर आना चाहूंगा। हमने किसानों के लिए जो वृद्धि की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की कानून गारंटी आज हमने दी है। और क्योंकि हरियाणा किसान की भूमि है, यहाँ भारत का अन्नदाता रहता है, हम पहले भी किसानों के लिए इतिहास रख चुके हैं। जब हम केंद्र में और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चला रहे थे, हमने किसानों के कर्ज माफ किए थे। हमने किसानों के लिए कांग्रेस की कलम में नया इतिहास लिखकर दिखाया था। लेकिन चलो, मैं एक बात और उससे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो किसान 3 कानूनों के लिए अपनी शहादत दे चुके हैं हरियाणा से, हम उनके लिए शहीदी स्मारक बनाएंगे, उनकी याद में बनाएंगे। और उन परिवार के बच्चों को नौकरियां देने का जो आज फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने साथ जो हमारी गारंटीज दी हैं, क्योंकि आने वाले समय में उसको हम चंडीगढ़ में कंप्लीट करके फिर दोबारा हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे बड़े, तो क्या इसमें कुछ और भी एड ऑन किया जाएगा, इसी को रिपीट किया जाएगा? रमन जी देखिए ज्योति जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, इसमें और भी बातें जोड़ी जाएंगी और उसके बाद कंप्लीट मैनिफेस्टो हमारा चंडीगढ़ में जारी होगा, जो कि आज हमारे एआईसीसी में इस बात को कहा गया है। दूसरी बात, जो सबसे इसमें एक गरीब तबके के लिए जो सबसे बड़ा बिंदु है, क्योंकि जब पहले माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने एक स्कीम चलाई थी गरीबों के लिए 100 गज के प्लाट। आज हमने उस बात को दोबारा से फिर दोहराया में पाने जा रहे हैं और आज से ही हम गरीबों के लिए 100 गज के प्लाट काटेंगे और 3.5 लाख रुपए की लागत से उसमें 2 कमरों का घर भी बनाएंगे, पानी बिजली की सुविधा भी दी जाएगी। लेकिन आज इस खुशी के माहौल में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने कांग्रेस की, आपकी, हमारी और आम जनता की सरकार ने किसान, मजदूर और दुकानदार के लिए नए सिरे से इतिहास लिखने की बात कही है और आज इससे 2.5 करोड़ हरियाणियों को एक आस और उम्मीद जाती है, जो कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना। चलिए ठीक है, अब कुछ बिंदु जो आपने कहा उसमें जोड़ेंगे, उस पर मैं फिर चर्चा करूंगी, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए, फिर लौटूंगी आपके पास। वैशाली जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी ज्योति जी। वैशाली जी, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, 7 वादे इसमें बताए और कहा कि ये समग्र हरियाणा के विकास के लिए हम इन सभी को लेकर के आ रहे हैं। और भी बिंदु इसमें जुड़ेंगे जिसको दोबारा से हम चंडीगढ़ में लॉन्च करेंगे। तो टिप्पणी आपकी चाहेंगे, क्या कहेंगे कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर? जी नमस्कार ज्योति जी। सबसे पहले तो मैं रमन जी को और वीरेंद्र जी को नमस्कार करती हूँ, साथ ही साथ अपने दर्शकों को धन्यवाद करती हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि वो कांग्रेस के इतने झूठ को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, इनकी जो कांग्रेस के झूठे जो वादे हैं, वो आप देखिए, इनकी वादा खिलाफी करने की जो आदत है वो शुरू से ही चलती आ रही है। आप पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ या उससे पहले जो चुनाव हुए, अभी हाल फिलहाल की मैं आपको बता देती हूँ, हिमाचल में इन्होंने कहा था कि हम जो पुरानी पेंशन है उसको भी बहाल करेंगे। और आज आप देखें कि वहां पर जो सरकारी नौकरी पर है उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। वहां पर लोग अपनी 2-2 हजार की जो पेंशन है उसको लेने के लिए भी लाइन में लगे हुए हैं। और आज इनके कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसकी वीडियो वायरल हो रही है। आप नहीं है आपके पास तो मैं सुना देती हूँ, आप कहें ज्योति जी, आदेश करें तो मैं सुनाऊं अगर आप सुनना चाहें तो। उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से इनके वादे हैं और किस तरह से जनता को साथ वो देकर बिंदुओं पर चर्चा कर समग्र हरियाणा का जो ये विकास करना चाह रहे हैं, समग्र हरियाणा का विकास नहीं करना चाह रहे हैं ज्योति जी, ये सिर्फ और सिर्फ अपना विकास, अपना घर भरना चाह रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए, देखिए। वैशाली जी, इसमें आवाज नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बाइट सुनाई थी, तब गेस्ट नहीं जुड़े थे। सुनिए वैशाली जी, तब गेस्ट नहीं जुड़े थे। जो इनके दूंगी वीडियो, मैं चाहूंगी कि आप भी इसे दिखाएं। ये वैशाली जी, आवाज पहुंच पा रही है? वैशाली जी,
जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले गेस्ट तब तक नहीं जुड़े थे, हमने ये बाइट सुनाई थी किस तरीके से कांग्रेस के नेता ने कहा कि अपने रिश्तेदारों का घर भी भरेंगे और अपना घर तो भरेंगे ही भरेंगे। जस्ट हमने पहले ये बाइट चलाई है और हम सुनाएंगे भी, इस पर टिप्पणी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी टिप्पणी लेना चाहते, फिर मैं रमन जी से इस पे बात करूंगी। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ वादा खिलाफी करना इनके खून में है, इनके मैनिफेस्टो में तो क्या इनके खून में ही वादा खिलाफी भरी हुई है। ये भोली भाली जनता को कहेंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और हम आपको 8,000 रुपए खटाखट देंगे और आपकी पेंशन बहाल कर देंगे, आपको सरकारी नौकरी देंगे, आपको खेलों में स्थान देंगे, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। जिस तरह से 60 वर्षों में कभी इन्होंने ना ही युवाओं के विषय में सोचा, ना महिलाओं की सम्मान के विषय में सोचा, ना उनकी सुरक्षा के विषय में सोचा, ना उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के विषय में सोचा, और यही अब होने वाला है। आप देखें कि खेलों का स्तर पहले क्या था और अब क्या है। युवा आज बिना खर्ची पर्ची की नौकरी पा रहे हैं, तो पढ़ने का लाभ ही क्या है। अगर इन्हें वोट देके ही नौकरी लग जानी है तो आप देखें जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो मेरिट से गए हैं, उनके क्या हालात होने वाले हैं, उनकी क्या मनस्थिति होने वाली है, किस तरह से उनके साथ उनकी पढ़ाई, उनकी योग्यता, उनके समय, उनके माँ बाप के सपने को लेकर खिलवाड़ करने जा रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं ये उनको सिर्फ इन्हें वोट दे, इन्हें 50-50 वोट दे दे तो ये उन बच्चों का हाथ मार लेंगे। तो आप देखें जिनके नेता खुद से ये कह रहे हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऊपर से बात तय होकर आई है, तो आप देखें वो किस तरह से समग्र हरियाणा का विकास कर देंगे, वो समग्र हरियाणा का विनाश कर देंगे। ये मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरी टिप्पणी है कांग्रेस के लिए कि अगर जनता कांग्रेस को वोट देती है वो समग्र हरियाणा का विकास नहीं, समग्र हरियाणा का विनाश करेंगे। चलिए ठीक है, मैं इस पर टिप्पणी लूंगी रमन जी जो इन्होंने कहा था, लेकिन उससे पहले एक बार मैं वीरेंद्र जी से भी एक टिप्पणी ले लूं आपके मैनिफेस्टो पर, फिर मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगी। वीरेंद्र जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, 7 गारंटियां इसमें हैं, क्या टिप्पणी करेंगे? ज्योति जी, सर्वप्रथम मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मेरे दोनों प्रवक्ता साथियों को, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। जहां तक मैं अगर सही हूं तो मैंने जहां तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कांग्रेस का गारंटी पत्र नहीं है, कांग्रेस का ये वादा पत्र इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें जो अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई चीज होनी चाहिए थी वो शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, जो ये लोग इसमें शिक्षा के लिए कोई एक अपना बड़ा विजन और मिशन हरियाणा प्रदेश के बच्चों के लिए लेकर के आए, जिसका भट्टा बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में स्कूलों को बंद करने का काम किया। कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें मात्र एक टीचर वहां पर पोस्टेड है और कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें टीचरों की संख्या है ही नहीं, तो वहां बच्चे कैसे पढ़ेंगे। चिराग योजना ये लोग लेकर के आए जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों का प्रमोशन ये लोग कर रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों का प्रमोशन करेंगे तो बट नेचुरली कि सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। तो जिस प्रदेश में अगर शिक्षा का इतना लाचार हालात होंगे, इतना बुरा हाल होगा, तो शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए था। हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विकल्प है शिक्षा के लिए, अगर कोई क्रांति जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से काम किया, तो वो आम आदमी पार्टी है, जिसका सबसे बड़ा विजन और फोकस इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा अगर प्रदान करना अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना है। और मनीष सिसोदिया जी ने वो दिल्ली में करके दिखाया है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के बच्चों को हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे सकते हैं, किस तरह से आम और खास आदमी के बच्चे एक ही स्कूल में बैठ करके अच्छे तरीके से पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का अपना एक उसमें गारंटियों में अगर बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल की गारंटियां कॉपी करने की बात करी है, लेकिन वो जो कॉपी राइट है वो अगर अरविंद केजरीवाल जी के पास है, वो अगर कोई मैनेज कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो गारंटियों की कॉपी जरूर कर सकते हैं, लेकिन 5 गारंटियां जो हरियाणा प्रदेश की जनता को भा रही हैं, बड़ा उनको विश्वास है जैसे पंजाब और दिल्ली में किया, तो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। इन्होंने सबको देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, तमाम पार्टियों को देख लिया। आने वाली समय में हरियाणा प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को एक मौका जरूर देगी। चलिए देगी न देगी ये बात की बात है। रमन जी, एक तो वीडियो वाले सवाल पर मैं जवाब जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले इस बात पे जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल मैं भी पहले करने वाली थी कि आपने कहा कि 7 वादे हम ऐसे लेके आ रहे हैं, सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन आप कहते हैं, बार बार आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि आपने स्कूल बंद किए, इतने हजार स्कूल बंद किए, उतने हजार स्कूल बंद किए, तो शिक्षा के लिए तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। नींव तो वही है ना, नींव का जिक्र नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि हम लोगों को छत दे देंगे। देखिए ज्योति जी, मैंने आपको ये कहा कि साथ इसमें हमारी याद साथे रखी गई,
आने वाले समय में इसको चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पूरा मैनिफेस्टो जारी होगा। यह आज एक मत बात है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, भी मैं वैशाली तोमर जी को सुन रहा था, वो नौकरी पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। शायद उनकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं, जिस प्रांत के अंदर 30 से 35 बार पेपर लीक होकर कैंसिल हुआ है, जब जाहिर है न्यूज की सुर्खियां हैं, सबको पता है, तो उसके बाद अनिल नागर जी कौन थे? एसपीएससी में सेक्रेटरी थे, एचएसएससी में सेक्रेटरी थे, उनके घर करोड़ों रुपए पकड़े गए। उनकी सरकार के समय में ये सब हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, अरेस्ट हुए, जमानतें हुई और उस पे कमेटी बनाई गई थी। हमने ये बात विधानसभा के पटल पे कांग्रेस पार्टी ने बार बार, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा के पटल पे उठाई कि वो अनिल नागर की जांच कहां पे है। इसके बाद मैं कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में हरियाणा में थर्मल प्लांट्स लगाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई। हमने हर जिले में यूनिवर्सिटियां बनाई। ये इतिहास गवाह इस बात के लिए, कोई ये दो मत बात नहीं, एक मत बात है। दूसरी बात, जब से हरियाणा की स्थापना हुई, हमने हरियाणा में पहली बार कांग्रेस के समय में खानपुर के अंदर महिला मेडिकल कॉलेज बनाया। ये मैं वो आंकड़े आपको बता रहा हूं जो जमीनी धरातल पे बोल रहे हैं। उसके बाद मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इनकी 10 साल की डबल विजन की सरकार रही है हरियाणा प्रांत के अंदर, ये लोग ये बताएंगे कि इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने थर्मल प्लांट लगाए? सुनिए मेरी बात ज्योति जी, मैं एक कदम आगे जा रहा हूं उस बात से। या इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? नहीं, उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाई, ये आप हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं। मैं इस पर आगे चर्चा करूंगी, लेकिन मेन सवाल पे आप आए ही नहीं, उस पर मैं फिर से आपको लाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रही हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया करती, और 4 घंटे में हुआ पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं, तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा जी, बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, आप तक फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे तकनीकी खामी के चलते। एक बार फिर से रमन जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आपका जवाब भी पूरा नहीं हुआ था और मेन सवाल मेरा ये था कि आपके एक नेता कहते हैं कि 2 लाख नौकरी देंगे हुड्डा, जिसमें से जितने ज्यादा वोट जहां मिलेंगे वहीं पर नौकरी मिलेगी, पर मतलब 50 वोट की एक नौकरी है, 2000 नौकरी है तो मेरे पास ही है। इस बयान को कैसे जस्टिफाई करेंगे? और दूसरे नेता आपके बोलते हैं कि पहले अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, अपना घर भरेंगे। तो इस तरीके के बयान जब आएंगे तो कैसे डिफेंस उनको करेंगे आप? और आज ही आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ है। देखिए ज्योति जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने का। जो भी नेता इस तरह के बयान देते हैं वो उनके व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बयान सही मायने में तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान की अहमियत है, और जो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, या फिर बहन कुमारी शैलजा जी वो हमारे बड़े ही सम्मानित नेता हैं। देखिए, जो लोग ऊपर वाली कमेटियों में बैठते हैं, पहले तो लोग उनके बयानों की प्रति अहमियत को समझते हैं, लेकिन जनता जनार्दन के बीच में नेताओं को हमेशा से ये इतिहास रहा है, तो वो लोग दल के नेता रहे हों, बीजेपी के रहे हों या कांग्रेस के रहे, मैं इस बात नकार नहीं रहा कि उन्होंने बयान नहीं दिया। इस तरह का बयान नेताओं का, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ वहां दिया जाता है, लेकिन वो पार्टी का बयान नहीं है। ज्योति जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमने 2 लाख नौकरियों पर वादा किया है, वो हमने हमारे मैनिफेस्टो के जो आज 7 बिंदु हमने रखे हैं उनके अंदर वो बात कही है, उसमें आपको बड़ी पारदर्शिता दिखाई देगी, क्योंकि हरियाणा अच्छा, जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि शिक्षा के लिए आपने कुछ रखा ही नहीं, तो उनको जवाब दीजिए ना। और आप कहते हैं, देखिए पार्टी का बयान नहीं है, कहते हैं आप यहाँ पर डिबेट में बैठे हैं, अगर आप कुछ भी कहते हैं तो इसका मतलब आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप अपनी पार्टी की विचारधारा बता रहे हैं। मैंने पहले ही शुरू में आपको ज्योति जी एक बात कही है, उस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं उनके बयान को कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं मानता। ये मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर का जमाना है। मैं कोई हाथ निचोली खेलने वाले प्रवक्ताओं में नहीं हूं, क्योंकि देखिए, जब कोई भी पार्टी है जो विपक्ष में होती है तो सबसे पहले सर्वोपरि पद जो होता है वो अध्यक्ष का होता है। उसके बाद जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके नेताओं के बयान की अहमियत है, और मैं ये बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। चौटाला साहब, तो शायद मैं एक बात आपको आज याद दिला देता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जिसकी नौकरियों की हत्याओं की अलमारी से हुई थी। उनके 30 नेता, 30 नेतृत्व जेलों में गए। उसके बाद चौटाला साहब ने बाहर आते ही कहा कि अगर ऐसे ही नौकरियों के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मैं बार बार तैयार। बीजेपी के प्रवक्ताओं, बीजेपी के नेताओं ने बार बार बहुत सारी बातें कही, लेकिन वो उनके भावनाओं में व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, पार्टियों का उन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। और शमशेर सिंह गोगी जी ने और जो नीरज शर्मा जी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, मैं आगे इस पर और चर्चा करूंगी। कुछ सवाल और मेरे मन में है। रामराजी शर्मा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है? बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।
शमशेर गोगी जी ने एक बयान दिया और साथ ही नीरज शर्मा जी ने एक बयान दिया, दोनों कांग्रेस के नेता है। एक ने कहा कि जितने ज्यादा वोट उतनी ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, 50 वोट पर 1 नौकरी दी जाएगी। और दूसरी तरफ दूसरे नेता बोलते हैं कि अगर पहले हम रिश्तेदारों का घर भरेंगे और अपना घर भी भरेंगे। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि पार्टी का बयान है ही नहीं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई कांग्रेस इस बयान से कैसे दूर भाग सकती है? क्या कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नहीं है वो? क्या कांग्रेस के सिटिंग एमएलए नहीं है वो? ये कहना कांग्रेस का सरासर गलत है और प्रदेश की जनता देख रही है। जिस तरह से इन्होंने पहले भी लूटा था हरियाणा को, और शमशेर गोगी जी ने तो साफ साफ कह दिया, ये पहले अपना घर भरेंगे, जनता बाढ़ में जाओ, पहले अपना घर भरेंगे भाई, अपने अपने रिश्तेदारों की, अपने सगे संबंधियों की मौज करेंगे, उससे पहले अपना घर भरेंगे। घर किस चीज से भरेंगे? या कोई मिट्टी से घर तो भरता नहीं, कोई ईंट पत्थर से घर तो भरता नहीं, रुपए से घर भरेंगे, साफ साफ जाहिर है ये। दूसरा, जिस तरह से नीरज शर्मा जी ने कहा कि भाई 50 वोटों पे 1 नौकरी मिलेगी और जिसका जितना झोला भारी भर के भरोगे वहां से इतनी नौकरी ज्यादा दे देंगे, 2 लाख नौकरियां मिलेंगी, कोई मेरिट वेरिट कुछ नहीं, और 2000 नौकरियां हमारे एमएलए कोटे में मेरे पास आएगी। ये तो पहले भी कोटा चलता था इनके यहाँ, एमएलए कोटा, मंत्री कोटा, सीएम कोटा, एमपी कोटा। तो ये तो गरीबों का हक मार रहे जा रहे। सबसे पहले आपने पता है इनके यहाँ नौकरियां कैसे मिलती थी उस टाइम में? खर्ची पर्ची से, मेरिट को काट के, और इन्होंने गरीबों का हक मारा और किसान के, मजदूरों के बच्चों को इन्होंने नौकरियां नहीं दी। और इनके टाइम में मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी देता था या बची खुची नौकरियां देता था एमएलए को, एमएलए कोटा, मंत्री कोटा, एमपी कोटा, सीएम कोटा। और जिस तरह से पहले परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी, नीरज शर्मा जी का बयान हूबहू उस पर सटीक बैठता है। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है ये पहले गरीबों का हक पहले भी मारा था और आगे भी गरीबों का, मेरिट के बच्चों का ये हक मारने की बात कर रहे हैं। और ऐसे शमशेर गोगी जी कर रहे हैं, पहले अपना घर भरेंगे भाई और जनता बाढ़ में जाओ, बाढ़ में, हमने जनता का कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी वाले तो इसे किनारा कर रहे हैं, कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है। शर्मा जी लौटूंगी और फिर चर्चा करूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, दोनों का बयान आपने सुना, अपने अपने मत है, लेकिन अब मेरा सवाल थोड़ा दूसरे टॉपिक पर है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के कैबिनेट में मंजूरी इसको मिल चुकी है और आने वाले सत्र में इसका बिल पेश किया जाएगा। इस पर आम आदमी पार्टी की राय क्या है? एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगी इस पर। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले एक 1 नेशन और 1 एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर लागू होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई करने लायक हिंदुस्तान में कोई काम है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम पे पहले काम करे। और अच्छा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे कायम रहें और इसको लागू करें। ये दिखाने लायक है, इसमें कोई दम नहीं है। ये लोग सिर्फ जनता के ध्यान को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें पैसा बचेगा, समय बचेगा। निश्चित तौर पे पैसा अगर बचेगा और समय बचेगा तो महाराष्ट्र का इलेक्शन अभी हरियाणा और जेएंडके के साथ करवाना चाहिए था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें, जो इलेक्शन का समय आ गया था और उसके बाद भी उसको आपने अभी नहीं करवाया साथ में, तो इसका क्या कारण है? तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान बांटने के सिवाय कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या कारण है? देखिए, कारण मैं वही बता रहा हूँ, इलेक्शन का समय है और सिर्फ आम आदमी का, आम जनता का जो है ध्यान को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि इलेक्शन के मुद्दों को भटका करके कहीं दूसरी जगह पर लेकर के जाया जाए, ताकि इलेक्शन में उस चीजों की चर्चा ना हो जो भारतीय जनता पार्टी का जो फेलियर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के अपमान के लिए, किसानों के अपमान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए। हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे बेरोजगार के मामले में सबसे ऊपर है, अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे है। महिलाओं के अपराध यहाँ 27% की ग्रोथ हरियाणा प्रदेश में हुई है। तो ये बेसिक जो मुद्दे हैं, आम जनमानस के मुद्दों से ध्यान भटका करके किसी ऐसे मुद्दे पर ले जाया जाए ताकि लोगों का उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए जो आम जनमानस के मुद्दे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। एक सवाल रमन जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ही है, आम आदमी पार्टी वाले उसको अलग मत से देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि समय बचेगा, पैसा बचेगा और ये बहुत ही उचित फैसला है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और अभी मैं भी आम आदमी पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी की बात से, मैं वीरेंद्र शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप अगर इतने ही देश इतने सोचने वाले लोग हैं तो आप समय पर चुनाव कराएं
बात से कोई नहीं भाग रहा। आपने ये दो स्टेट झारखंड और महाराष्ट्र को अगर आप इतना ही अच्छा सोच रहे थे कुछ बातों के बारे में तो आप पहले ही इनको नहीं सोचते ना। लेकिन क्या है कि पास जब कुछ नहीं होता तो इधर उधर की बातों में समय निकालते हैं। जनहित में जो फैसले होने चाहिए उन पे सोचना चाहिए। किसान के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। बीजेपी एक बात कहती है कि हम 87 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देते हैं, तो ये अनाज पैदा करने वाला किसान कैसे है। एजुकेशन का अगर आप हरियाणा से आप और हम सब साथी हरियाणा से, तो हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद हो गए किस तादाद से। कोई थर्मल प्लांट नहीं लगाया 10 साल में, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं। मुद्दों से जान भटकाने के लिए चुनाव के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिन बातों के हाथ पैर नहीं होते। और रहा वन नेशन वन इलेक्शन की बात आपकी रही, उससे मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। इसमें अभी इस बात में कोई दम नहीं। मैं आपको दिखा दूंगा इस इलेक्शन के साथ इस बात को कोई करने वाला भी नहीं मिलेगा, ना बीजेपी की तरफ से ना कोई न्यूज चैनल पे बात होगी। मुझे पता है और ये सब जानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा? नहीं लगता आपको? देखिए, पैसा और समय बचाने के लिए बीजेपी से इस देश को सीखने की जरूरत नहीं है कि वेस्टेज ऑफ मनी जो है वो किस स्तर यहाँ पर सरकारें गिराने के लिए यूज की गई है। सबको पता है कि चुनी हुई जनता द्वारा सरकार को, अगर वो इतने ही पैसा बचाने वाले लोग थे, चुनी हुई सरकारों को पैसे के दम से क्यों गिराया गया? ये जब जाहिर है, ये सबके सामने है। तो पैसे की बचाने की बात तो बीजेपी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। हाँ, दूसरी बात ये है कि उद्योगपतियों को किसानों की फसल देने के लिए जो 3 काले कानून लेके आए थे, उनके मुंह से पैसे बचाने की बात अच्छी नहीं लगती। इन्होंने अडानी के सामने अपनी सरकार को गिरवी रख दिया हो। चलिए ठीक है, इस बात का जवाब मैं रामराजी शर्मा से ले लेती हूँ, उसके बाद रमन जी आपके पास वापस आऊंगी। शर्मा जी, तमाम तरीके की कमियां गिना रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन में। वो कह रहे हैं कि पहले एजुकेशन सिस्टम लाइए, वो कह रहे हैं कि आप तो पैसा बचाने की बात ना ही करें, आप सरकारों को गिराने का काम करते हैं प्रदेश में जा जाकर। ये कुछ भी कहें, इनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा एजुकेशन में दिल्ली का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, इन्होंने पंजाब का सत्यानाश कर दिया, सारा युवा इन्होंने वहां नशे में धकेल दिया। वहां पे ये सारा झूठ बोल रहे हैं और ये मैं समझता हूं हरियाणा की जनता देख रही है। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन जो भी लाने की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और बहुत ही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी वो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, वो आएगी नहीं आएगी बात के बाद एक प्रमुख टिप्पणी थोड़ा सा इस पर कीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन से आपको क्या लगता है कैसे देश के लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो इसकी तमाम सारी कमियां गिना रही हैं। देखो, सबसे बड़ा चीज तो क्या है ना, इसमें आर्थिक लाभ बहुत होगा, क्योंकि आज वहां इलेक्शन है, कल वहां इलेक्शन है, परसों दूसरे स्टेट में इलेक्शन है, और यहाँ की फोर्सेज वहां जाती है, वहां की फोर्सेज वहां आती है, लोग आपस में ढोते हैं। इनसे प्रत्याशियों के भी पैसे बचेंगे, क्योंकि बाहर से वो लेके आने पड़ते हैं हमारे वो जो बाहर गए हुए हैं हमारे जो मतदाता है, और उससे बहुत लाभ होगा। और एक तो पैसा बचेगा ही बचेगा, दूसरा ये भी लाभ होगा कि समय का बहुत लाभ होगा इससे। और मैं समझता हूं देश हित में है, और ये तो विपक्ष का काम तो है, ये विपक्ष कोई अच्छे काम की आज तक बढ़ाई करी है हमारी सरकार। तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन वाली पॉलिसी लाइए जरा पहले, तब इस पर विचार कीजिएगा। आम आदमी पार्टी तो देखो ये कुछ भी कह सकते हैं, ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं। इनके आका की भ्रष्टाचार में अभी जेल में रह गया है, पूरा मंत्रिमंडल इनका भ्रष्टाचार में है, और इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। ये तो खुद भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार की तो गंगोत्री हो गए हैं ये। और जिस तरह से ये मैंने बताया, ये पंजाब में जाके इनका मुख्यमंत्री कहता है जो हरियाणा का लाल का, ये वो कह रहे हैं हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। एक बूंद भी पानी पंजाब में जाके कहता है एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं मिलेगा, और दिल्ली में जाके कहता है हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे हरियाणा के लाल पानी कहां से देगा? तेरी सरकार देगी पंजाब वाली, जब भी तो हम देंगे। SYL का पानी दिला दे भाई, तेरी सरकार है वहां पे, वहां चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा दिलवा दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिलवा दे। अच्छा, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। शर्मा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, इससे पहले वैशाली जी जुड़ी थी तो उन्होंने जवाब दिया था, आपकी भी राय थोड़ा सा इस पर जान लूं।
7 गारंटियां दी है कांग्रेस ने। 2 लाख नौकरियों की बात कही है, महिला को 2000 रुपए देंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, 2 लाख नौकरियों के साथ 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और यहां तक कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून तक बनाएंगे, कह रहे हैं वो। देखो 10 साल ये सारे झूठ का पुलंदा है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। 10 साल इनको झेला इनकी सरकार ने, तब किसने रोका था भाई? तब क्यों नहीं दिया? और जिस तरह से किसान हितैषी होने का नौटंकी कर रहे हैं, इन्होंने सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया और सस्ते भाव में किसान की जमीन हड़प ली, महंगे भाव में इन्होंने बेच दी। और ये कि जिस तरह से नौटंकी करे किसान हितैषी होने का, किसान की जमीन सारी ये बेच के खा गए, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के और बिल्डरों को बेच दी सारी। और प्राकृतिक आपदा में 1-2 रुपए के चेक इनके टाइम आते थे, तो ये तो किसान कैसे इनकी बात को सच मानेगा? आप ये बताओ। उस टाइम में जमीन का इनका किसान की उपज का क्या भाव था, आज क्या भाव है, ये तो किसान जानता है। और जिस तरह से किसान के साथ इन्होंने छलावा किया, हमारी सरकार 6000 रुपए तो सालाना खाद बीज के मोदी जी किसान निधि में डाल देते हैं, प्रधानमंत्री किसान निधि में, और 2000 रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए क्योंकि बारिश लेट हुई, उन्होंने बोनस के रूप में 2000 रुपए प्रति एकड़ दिए और 6000 रुपए सालाना मोदी जी दे देते हैं। खाद बीज के किसानों की तो मौज है। और जिस तरह से किसानों के बच्चों को हमने, किसान मजदूर के बच्चों को हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, भाई इनकी सरकार थी जब क्यों नहीं दिया? किसने रोका था? इनके टाइम में नौकरियां सारी बिकती थी, खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी भाई। वो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को नौकरी देता था। आज मेरिट के आधार पर हम किसान मजदूर के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं। गैस सिलेंडर की जहां तक बात कर रहे हैं, हम तो पहले 500 रुपए का गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो गरीबों को दे रहे हैं हम 500 रुपए का। और जिस तरह से इनके टाइम में गैस एजेंसियों में 2-3 दिन तक लाइन लगती थी, 2-2 किलोमीटर लाइन लगती थी, लोग रात को गैस एजेंसियों में बाहर जाकर सोते थे। चलिए ठीक, अब ये तो कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी वही है कि वो उनकी पार्टियों में कमी निकालेगा, वो उनकी पार्टियों में कमी निकालेगा। अब थोड़े ही दिन है, अब जनता ये डिसाइड करेगी कि कौन ज्यादा बेहतर तरीके से जनता को सुविधाएं दे रहा था। रुकूंगी यहाँ पर शर्मा जी आपको, एक बार फिर से वीरेंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी को आपने सुना, उसका क्या मत है, कांग्रेस को आपने सुना, उसका क्या मत है, लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से कांग्रेस को लेकर आपसे इसलिए है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हमने पहले भी 100-100 गज के प्लॉट दिए थे और अब भी हम देने की बात कर रहे हैं, इसके बाद आऊंगी रमन जी में। लेकिन ये जो बयान आते हैं कांग्रेस के नेताओं के कि 50 वोट पर 1 नौकरी देंगे, पहले अपना घर भरेंगे, तो इस तरीके के बयान आना क्या स्वाभाविक है? उसके बाद से फिर पार्टी कहती है कि ये तो पार्टी के बयान ही नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत बयान है। देखिए, ये स्वाभाविक नहीं हो सकता। कम से कम इस तरह के जो नेता जिन्होंने बयान दिए हैं उनको हम ये नौसिखिया भी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर ये पार्टी के लिए एक डेंट होता है और इस तरह के बयान से किसी भी पार्टी को बचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अब जो विधानसभा का इलेक्शन है, जो लड़ाई है वो निर्णायक मोड़ पे है। हरियाणा प्रदेश की जनता को चाहती है नेताओं से। पार्टी तो बची रही है, पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि हमारी, वो तो उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन ये कैसे व्यक्तिगत बयान हो सकता है? पार्टी का टिकट लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों से वोट मांग रहे हैं पार्टी के नाम पर, आप स्वयं के नाम पे तो वोट नहीं मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी मैं हूं, लेकिन बयान उनका कैसे व्यक्तिगत हो सकता है फिर? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर कोई पार्टी का नेता किसी भी तरह से अगर कोई हल्का बयान देगा तो निश्चित तौर पर पार्टी उस पर डेंट लगेगा। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और पार्टी को भी अपने नेताओं से विनती करनी चाहिए कि इलेक्शन के समय में आप जनता के जो जीवन को सरल करने के जो मामले हैं, जो इश्यू हैं, उनके ऊपर बात कीजिए। इस तरह के बयान से अगर बचेंगे तो सही रहेगा। लेकिन अब जो लड़ाई है वो निर्णायक मोड़ पे है और सभी पार्टियों को जनता के, आम जनमानस के किस तरह के जीवन को हम सरल करें, भविष्य में उनको क्या विजन और मिशन दें, किस तरह से हम अपने पॉलिसीज को बताएं, उस पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए इस तरह के बयानों के बजाय। चलिए ठीक है, रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बीजेपी वालों ने जो कहा उस पर कोई उत्तर? देखिए, मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। किसानों के लिए आज तक एक फड़ी तक नहीं छोड़ी। किसान की बातें तो करते रहे। एक किसान का पोता भी आया था डिप्टी सीएम पद बनने से, वो भी आज किसान उसको गांव में नहीं घुसने देते। वो बेचारा आखिरी में ये बातें कह रहा है कि जी मेरे से गलती होगी, मैंने बीजेपी का साथ दिया। लेकिन जब तो वो लूट का लाइसेंस लेके बैठे थे ना, लेकिन आज आईना इनको साफ दिखाई दे चुका है। आज ये कांग्रेस से बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
ओबीसी के इनके जो अध्यक्ष थे हरियाणा के, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाना भी उचित नहीं समझा। अग्रवाल संभाग से इनकी कविता जैन जी थे, रो के उनका क्या हाल था। दिसंबर वाल्मीकि जी जो वाल्मीकि समाज से थे वो रोने लगते हैं। और हद तो तब होगी पंडित जी जब पंडित रामविलास शर्मा जी ने अपना दुख सबके सामने आया। आपके नेता अरविंद शर्मा जी के खिलाफ आपके पार्टी के पदाधिकारी, कोई जनता जनार्दन के बीच में से नहीं, सारथी लोग इस तरह की भाषा का गोहाना में यूज कर रहे थे, सबने देखा है। दूसरी बात, आप किसानों की बातें करते हैं। किसानों के लिए कांग्रेस ने पहले भी इतिहास लिखकर दिखाया है। किसानों का लाखों करोड़ों का कर्ज हमने माफ किया था, ये एक बात है। दूसरी बात, जब 3 काले कम इतने ही सही थे, अगर आप किसान के हितैषी थे तो आपने वापिस क्यों लिए? जिस देश का प्रधानमंत्री सरेआम मीडिया चैनल्स के सामने आके झूठ बोल जाए कि किसान भाइयों आप वापिस लो तो आपको एमएसपी मिलेगी, वो जो दौर था, क्या आप लोग इतनी जल्दी भूल गए हैं? आज आप किसान की बात तो करते हैं, लेकिन कभी आपने किसान की भावनाओं को नहीं समझा। किसान जो है वो भारत का अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है, और आपने सबसे ज्यादा पीड़ा जो दी है उसको दी है। मैं इस बात को नहीं नकार सकता कि किसान आंदोलन पहले नहीं हुए, पहले भी हुए हैं, कांग्रेस के समय में भी हुए हैं। जब राजीव गांधी जी प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ 400 का आंकड़ा छूके सत्ता में आए थे, स्वर्गीय टिकैत साहब के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ था किसान का, लेकिन हमने किसानों की भावनाओं को पहली कलम से माना था। और स्वर्गीय टिकैत जी के समय ठीक है, लेकिन रमन जी, असल मायने में किसान हितैषी कौन है, ये भी तो एक बड़ी चिंता का विषय, संशय का विषय है, क्योंकि वही किसान कहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, कांग्रेस ने हमें बीच सड़क में लाकर छोड़ दिया, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो ये काफी चिंता का विषय, हर पार्टी यही कहती है, लेकिन अंततः किसान को क्या मिला है? किसान तो चिंतित है ही ना। मैं आपसे जरूर चर्चा करती रमन जी, लेकिन समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव के लिए अब कम ही दिन बचे हैं मतदान के लिए, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और अपने गारंटी पत्र में कांग्रेस ने 7 प्लान बताए हैं, 7 वादे किए हैं, जिसमें युवाओं से लेकर के महिलाओं से लेकर के हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।